हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट। और ये चैप्टर फर्स्ट है ज्योग्राफी का, क्लास 10 का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पार्ट 1 वहाँ से देख लीजिएगा, फिर कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने पार्ट 1 में देख लिया था कि रिसोर्स हम किसे कहते हैं, क्लासीफाई कर दिया था रिसोर्स को। ठीक है, उनके ओरिजिन के बेस में, उनके एग्जॉस्टिबिलिटी के और ओनरशिप के बेस में और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस में। ठीक है, तो अब हमको मतलब पता चल गया है कि रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स को क्लासिफाई कर दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो रिसोर्स से रिलेटेड है। जैसे कि टीवी में भी ऐड आता है, वो बंटी होता है, धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, है ना। मतलब वो वाटर का इतना यूज़ कर रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ कर रहा है उसका, है ना, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। वो जो हमारी नेचुरल रिसोर्स है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा लिखा है रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो रिसोर्सेज होती है वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई अपनी ज़िंदगी को क्वालिटी बहुत अच्छी देना चाहता है, कि मतलब फैसिलिटी देना चाहता है, तो उसके लिए भी रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है कि जो रिसोर्सेज होती है, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो होती है वो नेचर की दी हुई गई है हमें। ठीक है, वो हमारी प्रकृति की देन है। अब मैंने जैसा आपको बताया कि वो जो बंटी है वो इतना नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसके कुछ ना कुछ रिजल्ट होंगे। यहाँ पर हम 3 मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो हमारा रिजल्ट आता है वो है ये है कि अगर कोई काफ़ी सारी मतलब उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है, कोई भी बंदा उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है बहुत ज़्यादा रिसोर्स को, तो ये कुछ कुछ इंडिविजुअल्स के पास ही जाएगी वो रिसोर्स, सबके पास नहीं जाएगी। ठीक है, आपको एग्जांपल बता देता हूँ मैं। जैसे आपके घर में सपोज 2 नलके हैं, 2 नलके हैं, एक नलका आपने खोल दिया तो दूसरे नलके में पानी बहुत कम आता है ना, आता है बहुत कम। अगर सपोज 3 नलके हैं, 2 नलकों को खेतों में लगा दिया तो तीसरे नलके में पानी नहीं आएगा, है ना। सेकंड हमारा जो निकलता है, प्रॉब्लम निकलती है, वो क्या है कि अगर ऐसा होता है कि रिसोर्स अगर कुछ इंडिविजुअल्स के पास पहुंचती है तो सोसाइटी को 2 लेवल में डिवाइड कर देती है, हैव और हैव नॉट। मतलब कि जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, और हम उसे वो भी कह सकते हैं गरीब और अमीर। ठीक है, जो हमारा थर्ड है वो ये है कि अगर हम ऐसी इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन होते रहेगा ना रिसोर्स का, तो एक ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी होते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन मतलब समझते हो कि तुम्हें पता है ओजोन लेयर जो है वो हमारी सन की रेस को मतलब वो करती है। अगर सन की रेस हमें डायरेक्ट पड़ेगी ना तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, बट ओजोन लेयर जो है वो हमको उससे प्रोटेक्ट करती है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो सकता है और लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। लैंड डिग्रेडेशन मतलब कि जब अपना लैंड उसकी फर्टिलिटी खो देता है। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया प्रॉब्लम्स क्या है। अब इसी के बेस में एक सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन निकाला गया है जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि इन्वायरमेंट को डैमेज ना हो, इन्वायरमेंट को हार्म ना हो। और डेवलपमेंट जो होगा प्रेजेंट में वो फ्यूचर की जनरेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम फ्यूचर की जनरेशन के बारे में ना सोचें और आज की देखें और कल की ना देखें। ठीक है, तो सॉल्यूशन यही है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट होगा वो ऐसा होना चाहिए कि इन्वायरमेंट को डैमेज ना हो, हार्म ना हो, और जो डेवलपमेंट प्रेजेंट में होगा वो फ्यूचर जनरेशन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। अब इस सॉल्यूशन को अप्लाई भी करना था, तो रियो डी जेनेरियो ये हमारा है ब्राज़ील में। ठीक है, यहाँ का सबसे पहले बार अर्थ समिट हुआ था 1992 में। ठीक है, तो ये हमारा बुक में टॉपिक है, अब हम इसी को पढ़ते हैं। जून की बात है 1992 की। 100 स्टेट से भी ज़्यादा के हेड आ रखे थे, कहाँ पर, रायो डी जेनेरियो में, जो कि हमारा ब्राज़ील में। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। रायो डी जेनेरियो हमारा कहाँ पर है, ब्राज़ील पे है। और जो समिट था ये हमारा, जो मतलब आपस में मीटिंग हो रही थी, वो किसके बारे में हो रही थी, अर्जेंट प्रॉब्लम्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बहुत अर्जेंट थी। किसके रिगार्डिंग, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, जो हमारी कौन से लेवल में हो, ग्लोबल लेवल में। ठीक, उसके बाद जो क्या हुआ, जो हमारी ये जो बातें हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लाने के लिए अडॉप्ट कर दिया एजेंडा 21। एजेंडा 21 अडॉप्ट कर लिया, जाकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव हो सके,
कौन सी सेंचुरी में? 21st सेंचुरी। तो अगर आप सोच रहे हो 21st सेंचुरी किसे कहते हैं, तो 21st सेंचुरी होती है 2000 से लेके 3000 के बीच में जो होती है। ओके, अब ये एजेंडा 21 क्या था? ये एक ऐसा एजेंडा था जो इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज़, इन सब को हटाने के लिए था। एक एजेंडा जो कि काई में था, ग्लोबल कोऑपरेशन हो सकते थे, कॉमन इंटरेस्ट में, म्यूचुअल नीड्स में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। और जो एजेंडा 21 का एक मेजर ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हर एक लोकल गवर्नमेंट ना अपना एक पर्सनल लोकल एजेंडा 21 ड्रॉ कर सकती थी, उसका मतलब अपना एक एजेंडा बना सकती थी। ठीक है, एजेंडा 21 हमारा वही था कि जाके इन्वायरमेंटल जो डैमेज हो रहा है, जो गरीबी आ रही है, जो डिजीज़ हो रही है, इन सबको हटाया जाए। किसके मदद से? ग्लोबल कोऑपरेशन करके, किसमें? कॉमन इंटरेस्ट में, म्यूचुअल नीड्स में और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। और इसका जो एक मेजर ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हर एक लोकल गवर्नमेंट अपना एक ओन लोकल एजेंडा बना सकती थी। ठीक है, एक फुल फॉर्म आ सकती है एग्जाम में, UNCED। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है हमारी बुक में वो दे रखा है रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग किसे कहते हैं? ये एक स्ट्रैटेजी होती है कि मतलब पहले से ही सोच के रखना कि हमको कौन सी रिसोर्स कब यूटिलाइज करना है, कब यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है, इसी को हम रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। ये लिविंग बींग्स की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है, वाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग। एग्जाम में आएगा ये पक्का। ठीक है, कि रिसोर्स प्लानिंग हमें क्यों चाहिए? इसका आंसर होगा कि जो रिसोर्स प्लानिंग होती है वो हमारी मदद करती है, हमारी सहायता करती है आइडेंटिफाई करने के लिए कि रिसोर्सेज जो है, वेरियस टाइप की रिसोर्सेज है, काफ़ी सारी टाइप की रिसोर्सेज है, वो कौन कौन से रीजन्स में प्रेजेंट है। ओके, और ये हमारे कंजर्वेशन ऑफ वेरियस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब अगर हमारा मिनरल्स है या फिर हमारे कोल है या गोल्ड है, सिल्वर है, जो भी हमारी चीज़ें हैं, इन सबको कंजर्व करने के लिए भी हमें रिसोर्स प्लानिंग इसीलिए चाहिए होती है ताकि हम इनको फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व कर सकें और हमें पता लगे कि हमें पता रहे कि कौन कौन से रीजन्स में कौन कौन सी रिसोर्स पाई जा रही है। ओके, आइडेंटिफाई कर सकें हम वहाँ पर। और ये हमारा, अगर मैंने वो बंटी का एग्जांपल दिया था आपको, अगर बंटी अगर ऐसे पानी वेस्ट करते रहेगा तो क्या हो रहा है? वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है। ठीक है, अगर हम रिसोर्स प्लानिंग पहले से कर लेते हैं तो इसमें भी सहायता करता है कि जो हमारी वेस्टेज ऑफ रिसोर्स हो रही है, जो हमारी रिसोर्स वेस्ट हो रही है, वो लिमिटेड हो सके, मतलब उसको कम हो, वो कम मात्रा में हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कि इंडिया में कैसे रिसोर्स प्लानिंग चल रही है। 3 तरह से। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड मेकिंग अ लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री बाय सर्विंग एंड मैपिंग। जगह जगह सर्वे हो रहे हैं, मैपिंग हो रही है। ठीक है, और आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन सी जगह में कौन सी रिसोर्स है। सेकेंड, फ्रेमिंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद द एस्टिमेट्स ऑफ द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कि मतलब एक प्लानिंग स्ट्रक्चर को फ्रेम कर रहे हैं, कंट्री हमारी क्या कर रही है, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर को फ्रेम कर रही है किसके? अपने अंदाजे से, कि हमारी जो इंडिया की टेक्नोलॉजी है उसके अंदाजे से, स्किल्स से, और कि जो जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारी रिसोर्स को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट जो है मैपिंग। अब रिसोर्स डेवलपमेंट में मैपिंग भी हो रही है, मतलब मैपिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लेन्स विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लेन्स। मतलब ऐसी जगह तो है नहीं कि अगर हमारा झारखंड में हमारा मिनरल्स मिल रहा है हमको, तो हमें वो यहाँ पर नहीं मिलेगा, उत्तराखंड में नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है, मिलेगा ना उत्तराखंड में। इसीलिए मैपिंग हो रही है, कहाँ पर कौन सी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मतलब कहाँ पर कौन सा रिसोर्स मिलेगा ज़्यादा हमें। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है लैंड रिसोर्स। अब लैंड रिसोर्स क्या होती है? आप सबको पता है कि लैंड बहुत एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है ना। ये नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करती है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करती है, ह्यूमन लाइफ और एल्सेट्रा, बहुत सारी रिसोर्सेज को भी लैंड रिसोर्स सपोर्ट करती है। इंडिया की लैंड की बात की जाए तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था 3.28 मिलियन स्क्वायर हमारा एरिया है इंडिया की लैंड का, जिसमें 43 जो % है वो प्लेन्स एरिया है, मतलब प्लेन्स एरिया समझ गए होंगे आप, जो एग्रीकल्चर के लिए होते हैं, इंडस्ट्री के लिए होते हैं। और जो 30% है वो माउंटेन्स एरिया है, और जो 27% है वो प्लेट्यू रीजन है। प्लेट्यू रीजन मतलब जहाँ पर मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। ओके, अब हमको पता चल गया है कि लैंड कितनी है हमारे इंडिया की, 3.28 मिलियन स्क्वायर।
उसमें 43% हमारी प्लेन्स एरिया है, 30% माउंटेन्स है, 27% प्लेट्यू है। अब इंडिया का लैंड यूटिलाइज कैसे हो रहा है? सबसे पहले फॉरेस्ट है, आपको पता होगा कि फॉरेस्ट से कैसे यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है वो है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। जो भी हमारी जो लैंड है वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जैसे कि बैरन एंड वेस्ट लैंड, जो बंजर जगह होती है ना। और सेकंड पॉइंट है कि ऐसी लैंड जो मतलब एग्रीकल्चर के लिए तो है, एग्रीकल्चर कर सकते हैं उसमें, लेकिन उसको नॉन एग्रीकल्चर यूजेस कर दिया है कि मतलब जैसे जगह जगह बिल्डिंग्स बन जाती है, रोड्स बन जाती है, फैक्ट्रीज बन जाती है। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा फैलो लैंड। इसमें दो तरह के होते हैं, पहला होता है करंट फैलो। करंट फैलो वो रीजन्स होते हैं जो मतलब जहां पर कल्टीवेशन नहीं किया जाता 1 साल या 1 साल से कम के लिए। सपोज आपके घर के बगल में एक जमीन है, वहां पर 6 महीने से कोई भी खेती बाड़ी नहीं हो रही है, तो उसको हम करंट फैलो लैंड कहेंगे, ठीक है। और जो आता है अदर देन करंट फैलो लैंड, वो ये होती है जो 1 से लेके 5 साल तक के लिए होते हैं। मतलब सपोज आपके घर के बगल में ही एक और फील्ड है जहां पर 5 साल से लगभग 5 साल से वहां पर कोई एग्रीकल्चर नहीं किया गया है, उसका हम बोलेंगे अदर देन करंट फैलो लैंड। ओके, जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया वो होता है कि जहां पर 1 साल में एक ही बारी खेती हो रही है। और ग्रास क्रॉप एरिया क्या होता है? जहां पर एक से ज्यादा बार खेती हो रही है, समझ गए। नेट सोन एरिया वो होता है जहां पर 1 साल में एक ही बार खेती हो रही है, और उसी खेत में अगर 2-3 बार खेती हो रही है तो उसको हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, कि मतलब जहां पर कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, इसमें फैलो लैंड नहीं आएगा। सबसे पहले पैरेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, मतलब जो लैंड एग्रीकल्चर के लिए बनी ही नहीं है। ओके, जो सेकेंड है लैंड अंडर मिसक्लेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स, मतलब जहां पर अपना आप ही पेड़ वगैरह नेचुरल वेजिटेशन हो जाती है ना, वहां पर। थर्ड जो है वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड वो होती है जो 5 मतलब देखो, फैलो लैंड में तो हमारा क्या था, एक तो मतलब करंट फैलो लैंड में ये था कि जो 1 साल से लेके 1 साल मतलब 1 साल या 1 साल से कम, उसको हम करंट फैलो कहेंगे। और जो अदर देन करंट फैलो था वो 1 साल से लेके 5 साल तक था। बट जो यहाँ पर वेस्ट लैंड है उसका मतलब क्या है? जो 5 साल से भी ज्यादा के लिए है। मतलब सपोज आपके घर के बगल में 7-8 साल से उस खेत में बंजर पड़ रखा है, वो खेती नहीं हो रही है, उसको हम कहेंगे वेस्ट लैंड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, मतलब लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है और उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन किसे कहते हैं? जैसे कि अगर आप किसी भी लैंड को बार बार यूज कर रहे हो, मतलब जैसे आप घर में एग्रीकल्चर कर रहे हो और उसमें अगर आप ह्यूमस नहीं डालोगे, मतलब गोबर नहीं डालोगे, या फिर इनऑर्गेनिक चीजें जैसे कि आप फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स नहीं डालोगे, तो लैंड डिग्रेडेशन होगा वहां पर, कि मतलब सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज करेगा, उसी को हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर, कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। ओके, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन। मतलब समझ गए, अगर हम एक ही लैंड को बार बार यूज कर रहे हैं और अगर हम कोई भी मेजर ना लें उसको कंजर्व करने के लिए, उसकी फर्टिलिटी को कंजर्व करने के लिए, मैनेज करने के लिए, तो लैंड डिग्रेडेशन में रिजल्ट आता है। ओके, और ये प्रोसेस होता है जब लैंड क्या हो जाती है, अनफिट हो जाती है खेती बाड़ी करने के लिए। अब हमारे कॉजेस क्या है लैंड डिग्रेडेशन के? सबसे पहला है माइनिंग। ठीक है, माइनिंग मतलब समझ गए होंगे, जो हमारी कोल माइनिंग होती है, गोल्ड माइनिंग होती है। ओके, सेकंड जो है वो ओवर ग्रेजिंग, मतलब अगर गाय भैंस को हम छोड़ देते हैं कहीं भी फील्ड वगैरह में तो वो जड़ सहित खा लेते हैं, उस कारण भी हमारा लैंड डिग्रेडेशन होता है। थर्ड है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग मतलब पहले क्या होता था, वो कहते हैं उग्गल का पानी, सुना होगा तुमने क्या होता है ना। तो वाटर लॉगिंग उसी को कहते हैं कि अगर ज़्यादा पानी डाल देते थे, मतलब पानी ओवर हो जाता था, तो उससे क्या होता था, लैंड डिग्रेडेशन में रिजल्ट आता था। फोर्थ जो है डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं उस कारण भी है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है कि आपने देखा होगा जगह जगह इंडस्ट्री है वो अपना एसिड वेस्ट वगैरह जो भी होता है कहीं ओपन में छोड़ देती है, बहुत कम होती है जो मतलब सेपरेट रखते हैं, तो उस कारण भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। सॉइल इरोजन, अगर हमारा डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ कटेंगे तो सॉइल इरोजन भी होगा, और अगर सॉइल इरोजन होगा तो लैंड डिग्रेडेशन में भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, लैंड क्लियरेंस, मतलब आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की, मतलब जगह जगह पेड़ों को काटा जा रहा है और वहां पर एग्रीकल्चर किया जा रहा है, इस कारण भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। अगर 8 पॉइंट है हमारा फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, अगर हम इनऑर्गेनिक चीजें डालते हैं तो उस कारण भी हमारा लैंड डिग्रेडेशन में इफेक्ट पड़ता है। ओके, इसलिए कहते हैं कि ऑर्गेनिक चीजें डालनी चाहिए, ह्यूमस डालनी चाहिए। ओके, अर्बनाइजेशन,
लोग इधर से उधर सिचुएट हो रहे हैं, उस कारण भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया की, जो पॉपुलेशन है मतलब वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है ना। अब इतना सारा पॉपुलेशन को हमें फीड करने के लिए ज़्यादा लैंड भी चाहिए, और इतनी लैंड है नहीं, है ना। ज़्यादा उनको खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए। इस कारण क्या हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, घर बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रही है, तो इस कारण भी लैंड डिग्रेडेशन में इफेक्ट पड़ता है। हमने पढ़ लिया कि लैंड डिग्रेडेशन किसे कहते हैं, उसके कॉजेस पढ़ लिए। अब हम करेंगे कि हम लैंड डिग्रेडेशन को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है अफॉरेस्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो लैंड डिग्रेडेशन थोड़ा लिमिटेड होगा। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, समझ रहे हो उसका मतलब कि मतलब जो भी हमारा डिस्पोजल वेस्ट होता है उसको हम प्रॉपर यूज़ करें। रेगुलेट माइनिंग, मतलब रेगुलर इंटरवल में माइनिंग होनी चाहिए और प्रॉपर होनी चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ ग्रासिंग लैंड, मतलब अगर हम जैसे मैंने आपको बताया था गाय भैंस चल जाती है, जड़ सहित खा लेती है, अगर उसको काट के देंगे तो नहीं हो पाएगा ना, इसलिए लिखा है मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड। न्यू इरिगेशन मेथड्स, मतलब खेतों को सींचने के लिए नए नए मेथड्स निकालने चाहिए, जैसे ड्रिप इरिगेशन यूज़ करो। ओके, प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि उगल वाली जगह होती है वो पानी ओवर ले लेती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है ना, बताया था। तो अगर हम वहाँ पर हम थॉर्नी बुशेस वाले, मतलब जो कांटे वाले पेड़ लगाएंगे ना, तो उस वाटर को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो हमें ये करना चाहिए, शेल्टर बेल्ट को प्लांट करना चाहिए, जैसे कि थॉर्नी बुशेस। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सॉइल एज अ रिसोर्स। अब जो सॉइल है वो कैसे एक रिसोर्स के तौर पे है। पहला पॉइंट लिखा गया है कि सॉइल जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, जो कि नेचुरल है ना, मैनमेड नहीं है, वो नेचुरल है, प्रकृति की देन है वो, और रिन्यूएबल रिसोर्स है। ओके, सेकंड जो पॉइंट है कि जो सॉइल होती है वो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाती है ना। अगर फर्टाइल सॉइल होगी तो वहाँ की प्लांट जो होगा वहाँ पर वो काफ़ी अच्छा होगा, और काफ़ी सारी वेराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करती है अर्थ में। ओके, थर्ड जो पॉइंट है, नेचर की फोर्सेस होती है, जो काफ़ी सारी अलग अलग फोर्सेस होती हैं नेचर की, जैसे कि टेम्परेचर में चेंज आ जाता है, रनिंग वाटर के एक्शंस, वाटर, विंड हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, अगर ग्लेशियर फट जाता है ना, तो जैसे बहुत सारी फोर्सेस होती है नेचर की, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं सॉइल में। ओके, फोर्थ जो पॉइंट है वो है कि केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस होती है, जैसे अगर हम ह्यूमस वगैरह डालते हैं या फिर हम इनऑर्गेनिक चीजें फर्स्ट फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स डालते हैं, तो ये भी सॉइल में इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है, जो सॉइल होता है वो बहुत ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल से बना होता है। नेक्स्ट जो है, अब हम ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो जो फैक्टर्स है जो सॉइल की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, कलर हो गया, थिकनेस होगी, टेक्सचर, एड्स, और देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जो इंडिया की सॉइल है वो 4 भागों में बांटी गई है ना। इंडिया की सॉइल को हमने क्लासीफाई किया गया है, जो हमारी इंडिया की सॉइल है वो 4 भागों में बांटी गई है। जो हमारी ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं टॉप सॉइल, अपर सॉइल लेयर को हम टॉप सॉइल कहते हैं। जो सेकंड वाली होती है वो सब सॉइल होती है, वहाँ पर रॉक्स वगैरह पाए जाते हैं, और क्ले हो गया हमारा, सैंड वगैरह, जो मतलब अगर आप खोदोगे तो आप देखना, खोदोगे ना तो एक चिपचिपी सी मिट्टी निकलेगी क्ले टाइप में, तो उसको हम सब सॉइल कहते हैं। जो हमारी थर्ड होती है वो सब स्ट्रेटम होती है। यहाँ पर क्या होता है, पेरेंट रॉक के, मतलब इनमें असर तो पड़ता है इन्वायरमेंट का, बट बहुत कम असर पड़ता है। और जो फोर्थ वाली होती है उसे हम बेड रॉक के नाम से कहते हैं, जो फोर्थ लेयर होती है, यहाँ पर कोई भी इन्वायरमेंट का असर नहीं हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, और अपनी कॉपी में ये नोट्स डाउन कर लेना। ओके, और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा कि नोट डाउन करने के लिए, जाके उनको भी नॉलेज हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।